कर दे। लास्ट क्या पढ़ाया था? बैटल ऑफ प्लासी। तुम्हें पता है ना ये रिकॉर्ड होता है। तो देखो बैटल ऑफ प्लासी में हुआ क्या था कि बेसिकली एक सिराजुद्दौला होता है जो कि अलीवर्दी खान का, उसके अलीवर्दी खान जो उसके होते हैं नाना होता है, ठीक। उसके बाद उसे ये थ्रोन मिल जाता है, और जब उसे थ्रोन मिलता है तो अलीवर्दी खान के जो नॉवेल्स होते हैं वो भी इसे लाइक नहीं करते। उसके साथ साथ घसीटी बेगम, उसके शौकत जंग, ये सब कुछ लोग होते हैं जो उसे लाइक नहीं करते, बट उसका टेन्योर आगे बढ़ता रहता है। अब उनकी लड़ाई बेसिकली कहां से चालू हो जाती है कि जब वो कहता है कि फोर्टिफिकेशन मत करो, तो कलकत्ता और चन्नौर नगर का फोर्टिफिकेशन रोकने के लिए करता है, बट वो लोग एग्री हो जाते हैं फ्रेंच वाले, बट ब्रिटिश नहीं होते क्योंकि उन्हें कार्नेटिक वॉर में काफी मेजर विक्ट्री मिल चुकी होती है, ठीक। उसके बाद ये लोग आगे आते हैं, तो ये कहां रहता है, इसकी कैपिटल क्या थी? मुर्शिदाबाद, ठीक। मुर्शिदाबाद, उसके नीचे प्लासी था, प्लासी कलकत्ता चन्नौर, तो ये जाता है यहाँ पे इसे फोर्ट विलियम को जीतने, ठीक। और वो जीत जाता है। उससे एक गलती होती है, वो माणिक चंद को देकर फिर वापस चला जाता है। अगर वो वहां पे रुकता तो हो सकता है हिस्ट्री कुछ और रूप ले लेती, ठीक। अपना ही एरिया था ना उसका, तो ये वापस चला जाता है। और उसके टाइम में जब आया होता है तो एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है जो कि 14/18 का रूम होता है। उसमें एक डॉक्टर होता है, वो भी बच जाता है, मतलब वो ब्रिटिश के उसमें जब अपॉइंट हुआ था एज अ डॉक्टर हुआ था, ठीक है। बट वो बताता है, वो इतना गंदा जाके रोता है, उसने कहा कि ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने हमारे साथ इतना, बल्कि 14/18 में 146 आदमी पॉसिबल नहीं है। ये मैं ही नहीं कह रहा, मतलब मैं सोचने की वजह से नहीं, ये और भी अगर हिस्टोरियन अकाउंट्स देखे जाएंगे तो वो भी ये कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। बट मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स। तो ये जिस हिसाब से रोया वहां जाकर कि भाई ये डॉक्टर था, 15-20 साल वहां पे डॉक्टर का काम किया, उसके बाद इसने ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन कर ली इनकी, तो इसीलिए इसी को दे के चले गए थे ब्रिटिश, ठीक। यही वहां का रखवाली कर रहा था जब पकड़ा गया तो। और उसके बाद उसने कहा कि 146 में से 123 डाई हो गए थे सफोकेशन की वजह से। मेरे हिसाब से 60-65 लोग होंगे, 40-45, 40-45 अराउंड मर गए होंगे सफोकेशन के तहत। बट इसने ऐसा जाके बताया, इसी के लिए उसने फिर जस्टिफाई भी कर दिया सिराजुद्दौला की डेथ को ब्रिटिश वालों ने। नहीं तो एक क्वेश्चन उठा था उन लोगों से भी कि भाई 19-20 साल का लड़का तुमसे नहीं संभला, तुमने उसे मार दिया। तो फिर उसका रॉबर्ट क्लाइव क्या कहता है, ठीक है अगर इसने ऐसा काम किया है तो मैं इसकी जितने भी इसके साथ वाले हैं उन्हें अपनी साइड कर लेता हूं, ठीक है। तो उनके साथ कर लेते हैं। और कौन होता है उनका? मीर जाफर को मीर जाफर कौन होता है? उसका सेनापति। तो सेनापति क्या होता है, जैसी वॉर चालू होती है ये लोग अच्छी तादाद में होते हैं, ब्रिटिश कुछ सेलेक्टेड ही लोग होते हैं, बट इसका मनोबल बड़ा होता है उन्हें देख के कि मैं तो इन्हें हरा लूंगा। बट इनकी जो सेनापति होता है, जो इनका मीर जाफर होता है, वो उठ के उधर चला गया होता है। अब इसे देखता है कि ये क्या हुआ, अभी तक मेरी सेना इतनी मजबूत थी और स्ट्रेंथ दिख रही थी सब कुछ, तो एकदम सडनली कैसा हो गया। तो ये कहता है कि ठीक है भाग। तो ये भागना चालू कर देता है, किसकी साइड? मुर्शिदाबाद की साइड। तो मीर जाफर का ही लड़का होता है मिरान, वो इसे पकड़ लेता है जाते टाइम मुर्शिदाबाद और इसे इसका कत्ल कर देता है, उसे मार देता है, ठीक। यहां तक की स्टोरी हमें पता थी, क्लियर। अब चालू करेंगे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी, वो बैटल ऑफ बक्सर। अब होता क्या है
बैटल ऑफ प्लासी के बाद के कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं। ठीक, तो अब मीर जाफर को जैसे उन्होंने कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ने कहा था कि हम तुम्हें क्या बना देंगे, नवाब, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक, तो अब वो रिवॉर्ड करा गया था नवाबशिप से और बंगाल का। ठीक, क्योंकि उसने किसे सपोर्ट किया था, ब्रिटिश को। He was made to pay a heavy prices to his English friend for their favor। अब देखो, ये सब चीजें क्लियर हो गई थी इन सब लोगों को। एक ये चीज था कि ब्रिटिश अब ट्रेड करने तो नहीं आ रहे, कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा और ड्रेन ऑफ वेल्थ करेंगे, और आगे जैसे जैसे हिस्ट्री बढ़ेगी वो क्लियरली दिखेगा। बैटल ऑफ प्लासी ने एक तरीके से इन्हें पॉलिटिकल, वो एज अ ट्रेडर से पॉलिटिकल एंटिटी बनने की तरफ कर दिया। लेकिन जैसी बक्सर हो जाएगा तो पूरा साफ दिखेगा कि एज अ ट्रेडर टू पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी होगी। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। अब क्या हुआ, मुर्शिदाबाद का जो खजाना था, ट्रेजरी थी, उसमें काफी डिक्लाइन हुआ। क्यों, तुम बस मार्कर से ही खेलते रहो। एक नया मार्कर ले आया, उसी से तब से देख रहा हूं 10 मिनट से खेले जा रहा है। क्योंकि देखो 17.5 लाख 17.5 लाख रुपीस ये तो सिर्फ प्रेजेंट उसने बांट दिए थे। ठीक है, मीर जाफर ने। और दूसरा, मीर जाफर के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर थे ही थे, इंटरनल फैक्टर में भी राजा राम सिंह जो मिंडापुर का जमींदार था, और एक थे किंग ऑफ पूर्णिया, ठीक, जो हिजर अली थे, उन्होंने इसे नवाब मानने से ही मना कर दिया था। ठीक है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम एज अ रूलर। किसे, मीर जाफर, राजा राम सिंह, राम सिन्हा, राजा राम सिन्हा और हिजर अली। हिजर अली कौन थे, किंग ऑफ पूर्णिया। ठीक, तो इन्होंने उसे क्या एज अ रूलर मानने से ही, एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया था। ठीक, अब देखो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी हो गई थी नवाब की, वीक। ठीक है, अब मीर जाफर किस पे डिपेंड हो गया था, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ठीक, अब इसने क्या काम करना चालू करा, इसे एक चीज समझ में आ गई, बहुत जल्दी आए, इसे एक चीज समझ में आ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें हर तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है, तब इसने किसकी हेल्प ली, डच की, जो डच वाली लड़ाई नहीं हुई थी, डच वाली के, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रोका जाए। अब ये बात पता लग गई ब्रिटिशरों को। ठीक है, अब क्या होता है, जब ब्रिटिश को पता लगती है, वो कहते हैं मीर जाफर से कि हमने तुम्हें बनाया और तुम ही हमें अब डिच करने का प्लान कर रहे हो, तो एक काम करो, हटो अब तुम। ठीक, अब उसके बाद इसे हटाते ही उसके पूछते हैं भाई सन इन लॉ से, मीर कासिम से, बेटा अवेलेबल हो? बेटा तो पहले हाथ, दोनों हाथ खड़े करके खड़ा था, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गुलामी करने के लिए। वो तुरंत रेडी हो जाता है। ठीक, अब देखो, जब जब छोड़ो, जब जब इसमें कोई भी एक नया बनता है तो वो क्या इन्हें प्रेजेंट के तौर पे देता है, या किसी भी तरीके से ब्रिटिश वाले उसे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ठीक है, और वो उनका जब तक फेवर करता है तब तक ब्रिटिश वाले उसे सपोर्ट करते हैं। जैसे उसे थोड़ी सी अकल आने लगती है, समझ आने लगती है, तो ब्रिटिश उसे हटा देते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि उसे डिथ्रोन कर देंगे। ठीक, अब मीर जाफर को वो लोग साइड कर देते हैं और किसे ले आते हैं, उसके सन इन लॉ मीर कासिम को। अब मीर कासिम के आते ही वो प्रेजेंट में 29 लाख रुपए देता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 जगह की जमींदारी देता है। कहां की,
बुर्दवान, मिर्जापुर और चिटगांव की, ठीक। और उसके साथ साथ 29 लाख रुपीस भी देता है, ठीक, जो उनके हाईली ऑफिसर होते हैं उन्हें प्रेजेंट देने में उस सब में, ठीक है। अब मीर जाफर का क्या होता है? मीर जाफर को 1500 रुपीज के पर एनम उस पे बैठा देते हैं, ठीक है, रिटायर्ड करके कि ठीक है हाँ, एक तरीके से 1500 रुपए पर एनम लो और चुपचाप बैठ जाओ, ठीक। अब मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में एक सीक्रेट अलायंस होता है कंपनी का, ठीक है। उस ट्रीटी में मीर कासिम और कंपनी साइन करती है। कब होता है वो अलायंस? 1760 में, ठीक। उस अलायंस में क्या होता है? ये 3 दिए जाते हैं, बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव, ठीक। और इसी में एक चूनम ट्रेड होता है। कंपनी वुड गेट हाफ ऑफ द शेयर फ्रॉम द चूनम ट्रेड, ठीक। अब ट्रेड में भी ये लोग एज अ पार्टनर भी होना चालू हो गए थे, जो कि सिर्फ एक उनका ही था, नवाबों का। और कंपनी एग्रीड टू पे वो मीर कासिम, सॉरी, जितना भी कंपनी का पेंडिंग पैसा था वो अब मीर कासिम देने के लिए, मतलब आउटस्टैंडिंग मनी जो था उसके लिए वो एग्री हो गया था, ठीक। चौथा, फोर्थ में मीर कासिम प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹5 लाख टुवर्ड फाइनेंसिंग द कंपनीज वॉर एफर्ट इन साउथ इंडिया। अब इसके लिए भी दे रहा है, यहाँ के लिए तो दे रहा है साउथ। इट वॉज एग्रीड दैट मीर कासिम एनिमीज वर द कंपनीज एनिमी एंड हिज फ्रेंड द कंपनीज फ्रेंड। ये वाली इन्होंने इसके साथ ट्रीटी कर ली, तुम्हारा दोस्त, हमारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश को उस समय बस एक का ही डर था, वो थे मराठा। ब्रिटिश को सिर्फ मराठाओं से डर लगता था और बाकी इन्हें अब कोई भी पावर चैलेंजिंग नहीं लगा। मराठा पावर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। मराठा को ये लोग बहुत ज्यादा, इन्होंने देखा भी था उनका, तो काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से वो मानते थे कि लड़ाके अच्छे हैं, ठीक है, और बहुत जुनूनी वाले लड़ाके हैं। ये चीज इनमें नहीं देखी, तो वो थोड़ा सा उसे फियर फैक्टर था रॉबर्ट क्लाइव के माइंड में, ठीक। अब क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड द मीर कासिम। तो कुछ मंथ तो उसके अच्छे बीतते हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। अब उसके साथ भी यही दिक्कत चालू। देखो, कोई रूलर रूल कैसे करेगा? बिहाफ ऑफ उसका ट्रेजरी, उसका ट्रेजर भरा होगा तभी तो उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके पास आएगा तभी तो वो किसी चीज को भी सही वे में रूल कर सकता है। अब वो आ ही नहीं रहा था, ठीक। अब क्या होता है, राम नारायण जो होता है, जो डेप्टी गवर्नर ऑफ बिहार होता है, वो इसका रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई जो तुम्हारा पूरा अकाउंट्स है, रेवेन्यू का अकाउंट्स है, वो हमें सबमिट करो, ठीक है। और तो वो पूरी तरीके से डिनाई कर देता, इग्नोर कर देता। क्यों? उसे सपोर्ट था किसका? ब्रिटिश का, ठीक है। गवर्नर ऑफ बिहार था राम नारायण, उसके पास इनका पूरा अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू था, तो वो उसे बिहार बिल्कुल उसे देता ही नहीं है और सपोर्ट भी नहीं करता, ठीक। अब ये उसके लिए चैलेंज बन रहा था। अब मीर कासिम को टॉलरेट नहीं हो रहा था, ठीक है। ये साफ कह रहा था कि ये तो मेरे बिल्कुल ओपन थ्रेट है मेरे लिए और चैलेंज कर रहे हैं ये सारे लोग मिलकर मुझे, ठीक। कंपनी सर्वेंट जितने थे वो क्या मिसयूज कर रहे थे किसका? दस्तक का। पहले तो वो अपने ही चीजों को, ट्रेड को, जैसे कोई 4 ट्रेड जा रहा हो, ठीक है, तो 2 अपना लगा देते थे, ठीक है। उसके बाद टाइम जैसे आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो हम ब्राइब के तौर पे बेचते थे, 4 ये 2 ऐसे लगा देना। अब उन्होंने कहा खुले तौर पे हमारी कंपनी के और पर्सनल जो भी ट्रेड जा रहा हो फ्री में जाने देना, ठीक। ये द कंपनी सर्वेंट यूज्ड टू मिसयूज द दस्तक। दे डिमांडेड दैट देयर गुड्स, वेदर अगर पहुंच गए हो या पर्सनल यूज के लिए, कंपनी के यूज के लिए हो या पर्सनल यूज के लिए, शुड बी फ्री ऑफ टैक्सेस।
उन पे कोई ड्यूटीज नहीं लगेगी। ठीक, अब देखो ये चीज अगर सेम इंडियन मर्चेंट के साथ क्या चल रहा था, वो टैक्स भी दे रहे थे, तो एक तरीके से एक चीज तो होगी माइंडसेट में, मैं भी वहीं ट्रेड कर रहा हूं, तुम भी वहीं ट्रेड कर रहे हो, तुम बाहर से आए हो, ब्रिटिश हो, सब बाहर से आए हो, और तुम्हें ट्रेड में इतने वो सब हैं, फ्री ट्रेड कर रहे हो, और मैं उसी का टैक्स दे रहा हूं, तो बुरा तो लगेगा। ठीक, दिस अफेक्टेड द इंडियन मर्चेंट एज दे हैड टू पे द टैक्सेस फ्रॉम विच द फॉरेनर गेट कंप्लीट एग्जेम्प्ट। जहां वो कंप्लीट एग्जेम्प्ट थे वहीं मैं क्या कर रहा हूं, उसका टैक्स पे कर रहा हूं। अब क्या हुआ, कंपनी सर्वेंट ऑल्सो सोल्ड दस्तक टू देयर इंडियन फ्रेंड्स, या जो फ्रेंडली उनके साथ थे, फ्रेंडली इंडियन मर्चेंट्स जो थे उन्हें देने लगे। अब तक क्या कर रहे थे, खुद ही खुद कर रहे थे खुद का, अब इस लेवल का बांटने लगे कि जैसे तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है तुम भी ले लो, तुम हो तुम भी ले लो। ठीक, अब क्या होता है कि ये चीज क्या शो करता है, लॉस ऑफ रेवेन्यू। बेसिकली क्या शो करता है, लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो कंपनी एंड इट्स सर्वेंट्स वर फोर्सिंग द लोकल पीपल टू सेल देयर गुड्स एट लो प्राइसेस। ये एक तरीके से हो ही गया। अब जब तुमने प्रोडक्शन कर लिया, कुछ नहीं तुम्हारा, अगर प्रोडक्शन करने के बाद मटेरियल नहीं निकल रहा तो तुम क्या करोगे, और उसमें भी अगर तुम्हारा मटेरियल पेरिशेबल आइटम्स है, पेरिशेबल आइटम्स मतलब इकोनॉमिक्स होगी तुम लोगों की, पेरिशेबल आइटम्स मींस ठीक, तो कुछ उसमें पेरिशेबल्स आइटम थे, कुछ ऐसे थे कि बहुत ड्यूरेबल नहीं हो सकते थे, तो अब उन्हें क्या करा, लो प्राइस पे बेचने। और दूसरा उनका फोर्स भी था कि अब तुम इसे लो प्राइस पे बेचो, तो हर तरीके से जो इंडियन मर्चेंट थे वो सब थे, उन्हें घाटा हो रहा था। ठीक, इट ऑल्सो मेड द लोकल मर्चेंट फेस अनइक्वल कंपटीशन। ऑब्वियस ही बात है, वो टैक्स दे रहे हैं तुम नहीं दे रहे, इंडियन वाले सब टैक्स दे रहे हैं, ब्रिटिश नहीं दे रहे, तो क्या होगा, उन्हें लगे। देखो बिजनेस कैसे होता है, एक मार्केट है, ठीक, मार्केट में हर टाइप के प्रोडक्ट हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे सेम होंगे जो आप भी बेच रहे होंगे, आप भी बेच रहे होंगे, आपका टैक्स फ्री है, 100 रुपए की चीज पे आप टैक्स ही नहीं लगा है, तो आप 100 रुपए में दे दोगे, आप पे 100 पे टैक्स भी लगा है, तो आप ऑब्वियस ही बात है अपना मार्जिन रख के दोगे, वो आपसे महंगी होंगी चीजें, कोई खरीदेगा नहीं, तो दैट अफेक्ट करेगा ही। ठीक, द कंपनी एंड इट्स सर्वेंट वर फोर्सिंग द लोकल पीपल टू सेल देयर गुड एट लो प्राइस। दे ऑल्सो फोर्स इंडियन ऑफिशियल्स एंड जमींदार टू गिव प्रेजेंट एंड ब्राइब्स। क्लियर। अब मीर कासिम ये सब चीजें सिचुएशन देख रहा था। अब मीर कासिम क्या स्टेप लेता है, सबसे पहले वो एक काम करता है कि ये ब्रिटिश वाले हैं ना, यही बैठ रहे हैं कलकत्ता में, ये तुरंत उठ के आ जाते हैं मेरे पास कि सर इस पे साइन कर दो, आज इस पे साइन करके ये ले गए, इस पे साइन कर दो, आज ये दस्तक में पास करा लिया, ये कर दो वो कर दो। कह रहे इनसे बचने के लिए थोड़ा टाइम भी मिलेगा मुझे, मैं एक काम करता हूँ, यह जो मुर्शिदाबाद में बैठ रहा हूँ यहाँ से हट के मुंगेर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, ठीक है, तो वो बिहार में जाके शिफ्ट हो जाता है। पहला काम तो वो करता है। दूसरा वो रीऑर्गेनाइज करता है किसे, ब्यूरोक्रेसी को। अब वो उसमें ये देखता है कि जो उसके ट्रस्टवर्दी लोग हैं अब उन्हें अपनी ब्यूरोक्रेसी में रखेगा। ठीक। दूसरा वो इंस्पायर रहता है ब्रिटिश की टेक्नोलॉजी से, आर्म टेक्नोलॉजी से उससे, तो वो ये भी कोशिश कर रहा था कि जो ब्रिटिश की टेक्नोलॉजी आर्म उसमें, और जो उनके मतलब सैनिक हैं जो उनके हैं वो काफी स्किलफुल हैं, तो इनके भी सोल्जर जो हों वो काफी स्किलफुल रहे, तो उसके लिए उसने काम करना चालू करा। ठीक। रीऑर्गेनाइज द ब्यूरोक्रेसी विद द मैन ऑफ हिज ओन चॉइस एंड रीमॉडलिंग द आर्मी टू एनहांस इट स्किल्स एंड एफिशिएंसी। क्लियर। फिर उसने एक चीज और इंपॉर्टेंस फील करी कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये सब तो तब होगा ना जब मेरे पास ट्रेजर होगा, मेरे पास पैसा होगा, रेवेन्यू होगा। भाई मैं कह रहा हूं मैं किला बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो मैं करूंगा कैसे? एट द एंड मनी तो रिक्वायर होगी ना उसे भी,
ठीक, तो ही रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेजरी एंड डिसिप्लिन आर्मी टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। ठीक, आर्मी को भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पोटेंशियल पे वो क्या करेगा, रूल करेगा। ठीक, तो उसने एक चीज कोशिश करी कि मैं अगर एक चीज पे कंट्रोल करूं तो मेरी जो ये इनकम है इसके सोर्स बढ़ जाएंगे। ठीक, इनकम भी बढ़ जाएगी, क्या ये जो करप्शन हो रहा है ना इस पे रोक लगा दूं। और जितने ये इंडियन मर्चेंट अभी नाराज हैं कि इन्हें टैक्स देना पड़ रहा है, उन्हें नहीं, एक काम करता हूं इन्हें भी टैक्स फ्री कर देता हूं। ठीक, मीर कासिम ऑल्सो डिसाइडेड टू अबॉलिश द ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड ऑल टुगेदर। ठीक, अब क्या होता है, इंडियन वाले भी और ब्रिटिश वाले भी, ये दोनों ट्रेड जो कर रहे थे अब सेम लेवल पर हो गए। अब ये ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगा, ब्रिटिश प्रोटेस्ट अगेंस्ट, कि उन्हें कहा, देखो ब्रिटिश को वैसे भी नहीं अच्छा लगता था कि इंडिया वाले और ब्रिटिश वाले एक प्लेटफॉर्म पे दिखें। ठीक है, या तो उनका रेशियल माइंडसेट कह लो, ठीक, या कुछ भी। ठीक, अब यहां से इनकी एक तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। अब नवाब और ब्रिटिश टसल स्टार्ट। ठीक, तो अब क्या होता है, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। ठीक, अ सीरीज ऑफ वॉर होती है 1763 में। ठीक है, अ कंटिन्यूस सीरीज ऑफ वॉर होती है, वो सारी लड़ाई हार जाता है और हार के कहां भाग जाता है, अवध। ठीक, और वहां पे पहले ही एक भाई साहब थे, शाह आलम सेकंड। ठीक, ये क्या थे, फ्यूजिटिव, भगोड़े। ये मुगल एम्परर जरूर थे, लेकिन वहां के उनके नोबल्स और उन लोगों ने उसके खिलाफ साजिश की थी, तो खुद ही भाग के आया हुआ था और इसी के उस पे रह रहा था, नवाब ऑफ अवध के उस पे। ठीक, बट अपने आप को एम्परर अभी था। ठीक, बट इससे ये था कि जान का खतरा था, तो वहां से वहां भाग गया था। ठीक, अब ये यहां पर आता है कौन, मीर कासिम। अब ये क्रिएट करता है एक अलायंस। ठीक, उसके अलायंस में एक ये होता है जो खुद भाग के आया होता है। ठीक, एक सज्जन आदमी होता है सुजाउद्दौला, जो कि अवध होते हैं, कहां के नवाब होते हैं, अवध के नवाब होते हैं, नवाब ऑफ अवध। तीसरा होता है शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल एम्परर होता है और भाग के आया होता है। एक ये पूरा अलायंस क्रिएट कर लेता है। ठीक, दूसरी तरफ कौन होते हैं, ब्रिटिश, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अब जा चुका है। ठीक, 1760 में वो अच्छा खासा करोड़ों रुपए लेकर उसने वहां पे अय्याशी की अपनी जिंदगी बिल्कुल लेविश लाइफ जी रहा था। एमपी की सीट भी खरीद ली थी उसने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी तो उन्हें भी खरीद लिया था उसने, और वो टोटली चिल था। वहां पे ये मुनरो को, हेक्टर मुनरो को देके चला जाता है। हेक्टर इससे पहले कहाँ नाम सुना था तुम लोगों ने, किसकी शिप का, जो किस जहांगीर के कोर्ट में आया था। देखो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ को रिलेट करके पढ़ना चालू। इतनी गहन अध्ययन करने को नहीं कहा था कि तुम सो ही जाओ। ठीक, एक तरफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। ठीक, दूसरी तरफ मेजर हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के बारे में नहीं, एक ही नाम है वो, मेजर हेक्टर मुनरो। ये तीन थे। और इसके साइड, हाँ एक चीज और बता दूं, अब जब ये भाग गया मीर कासिम, तो फिर नवाब ऑफ वो बंगाल का खाली हो गया, तो फिर उससे पूछा वो मीर जाफर से, आर यू स्टिल अलाइव? तो उसने कहा यस। क्या ठीक है, चलो जो तुम्हारी पेंशन जा रही है उसे बढ़ा देंगे, आ जाओ। वो फिर आ गया। अच्छा, हेक्टर मुनरो के बारे में एक चीज बता दूं,
हेक्टर मुनरो काफी एफिशिएंट टैक्टिक्स बनाता था इन सब के लिए, वॉर के बहुत तगड़ा वो क्रिएट करता था पूरा सीन। और वो कहता था कि अगर सम हैंडफुल पीपल भी मुझे दे दोगे ना तो मैं वॉर जीतने के लिए कैपेबल हूं, बट वो बंदे मेरे उसके होने चाहिए और उतने स्किलफुल होने चाहिए। तो इन लोगों की अकाउंट, हिस्टोरियन अकाउंट में ऐसा है कि 50 to 60 लाख, 50 to 60 लाख वो 50 to 60,000 इनके पास आर्मी थी, सोल्जर वो सब, और इसके पास 7,000। कई अकाउंट में, हिस्टोरियन अकाउंट में 9,000 भी है, बट मोस्टली में 7,000 है। ठीक, अब इनकी लड़ाई स्टार्ट होती है। ठीक, अब कंबाइन आर्मी 2 अक्टूबर 1764 में ये हरा देता है, उन पूरी टीम को ये हरा देता है। The combined army of मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकंड, ठीक है, were defeated by मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक, अब क्या होता है, जो हेक्टर मुनरो होता है हरा तो देता है, वो अब तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था, वो सिर्फ वॉर और उन सब में था। वो बस यही बनाता था कि किसे कैसे हराना है, इसमें ही वो माहिर था। ठीक है, इसी में वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। अब उसे लगा मैंने नवाब ऑफ अवध हरा, नवाब ऑफ बंगाल अपना था ही, अवध हरा दिया, मुगल एम्परर को हरा दिया, और जो एक थ्रोन उस पे नवाब ऑफ बंगाल पे पोजीशन दिखा सकता था मैंने उसे भी हरा दिया। मतलब एक तरीके से पूरा नॉर्थ मैंने कैप्चर कर लिया। ये मैंने डायग्राम बनाया था, कहां गया? एक तरीके से पूरा डायग्राम, वो डायग्राम कर नॉर्थ था, उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, अब उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, मुनरो का। वो तुरंत एक लेटर लिखता है, कहां पे? कलकत्ता, कि मैंने जो काम करा वो मेरी औकात से बाहर का है, मैंने कर तो दिया लेकिन मुझे नहीं पता, अब कुछ ऐसा फ्रेम करो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका बहुत तगड़ा बेनिफिट हो जाए। तो उन्होंने देखा, क्या किया भाई साहब, कि आपने तीनों ले लिया। तो वो लोग आपस में चर्चा करते हैं, डिस्कशन चलता है उनका कलकत्ता में। वो कहते हैं भाई साहब तुमने जो काम किया ना वो हमारी औकात से भी बाहर का हो गया। ठीक है, मतलब हमारे भी उसका बाहर का है। अब ऐसे आदमी को नेगोशिएट करने के लिए बुलाओ जो इसमें एक्सपर्ट हो। तो अब लेटर लिखा जाता है सर रॉबर्ट क्लाइव को। अब वो भाई साहब तो अलग ही अपनी दुनिया में थे, एमपी बन चुके थे, पैसा अच्छा खासा था। अब उनके पास जाता है लेटर, लेटर खोलते हैं, कहते हैं चलो एक ट्रिप और ले लेता हूँ, एक राउंड और लगा जाता हूँ, माला माल तो वैसे ही हो जाऊंगा। अब वो आता है घूमते फिरते 6 महीने बाद, 8 महीने बाद 1765 में क्लाइव बैक आता भी कैसे, एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल बनकर। ठीक, अब वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है, सोचता है पहले कि ऐसा मैं क्या करूं कि पूरा सब पे कैप्चर कर लूं और बिना किसी को कुछ किए, क्योंकि ही डिसाइडेड टू सीज द चांस ऑफ पावर इन बंगाल। ठीक, उसे सिर्फ एक ही डर रहता था, वो मराठा का, बाकी उसे कोई खास डर था नहीं। ठीक, उसने एक मास्टर स्ट्रोक चलता है, क्योंकि देखो जो बाकी थे, जब मुनरो ये सब बात कर रहे थे, वो बार बार इसे कहते थे इसे मार देते हैं, कोई कहता था नहीं इसे मार देते हैं, तो ये इसी में खेल रहे थे। और फिर कहते थे नहीं नहीं उधर लेटर गया हुआ है, वहां से रिस्पॉन्ड आएगा, वो सर ने कहा मैं आऊंगा, तब तक इन्हें जिंदा रखते हैं। ठीक, ये दोनों बेचारे इसी डायलेमा में थे कि हम जिएंगे कि मरेंगे। हाँ रख ही लेता, तब तक
हारे हुए आदमी को क्या करेंगे? रखा ही हुआ था, जैसे चलाए थे वैसे चलाए थे। ठीक, अब इसके दिमाग में एक थी कि मैं जब वापस लौटा था 1760 में, तो मैंने जो अपना टास्क था वो कंप्लीट नहीं कर पाया था, बंगाल से लेकर सबको जीतने का। आज मेरे पास मौका है, जो मेरा जो इनकम्प्लीट काम है वो आज मैं कंप्लीट कर लूं। तो ये इसी उसमें खुश था कि पूरी अथॉरिटी बंगाल से लेकर सब कुछ मेरी होगी, रॉबर्ट क्लाइव की। अब देखो, ये समझाता है कि अगर इसे मार दिया, जो डिस्कशन में थे कि जो लोग कहे थे कि इसे मार दो, नहीं इसे मार दो, वो क्या था इस डिस्कशन में, अगर हमने मुगल एम्परर को मार दिया तो ये मुगल एम्परर की अभी सुनता कौन था? शुजाउद्दौला, वो उसी के अधीन थे ना। ठीक, इंडिपेंडेंट भले ही हो रहे थे लेकिन उसके अधीन में ही थे। तो मैं मारूंगा नहीं, क्यों? हम वैसे ही सिराजुद्दौला को मार के हमारे ऊपर एक इंक्वायरी और वो सब मतलब लोगों ने क्वेश्चन करना चालू कर दिया था कि 20 साल का लड़का नहीं तुमसे संभला ये वो, लेकिन हमने जस्टिफाई उसे किया ब्लैक होल ट्रेजेडी के उससे। ठीक, अगर इन्हें भी मार दिया तो लोकल लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट में ज्यादा हो जाएंगे, और इतनी हमारी फोर्स नहीं है और सोल्जर नहीं है और इतने कैपेबल भी नहीं है कि एक उसमें हम लोग इन सबको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देख सकें। तो एक काम करते हैं, इन दोनों से अलग अलग ट्रीटी करवाता हूं। ठीक, पहली ट्रीटी किससे? शुजाउद्दौला से। पहली ट्रीटी किससे होती है? नवाब ऑफ अवध से। नवाब ऑफ अवध कौन था? शुजाउद्दौला। ठीक, इससे क्या कहते हैं कि कारा वाला रीजन और इलाहाबाद फोर्ट किसे दे दो? एम्परर शाह आलम को। शाह आलम को सरेंडर कर दो। ठीक, देखो खुद नहीं ले रहे, चालाकी देखना इनकी। कारा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट जो था वो सरेंडर कर दो किसे? टू एम्परर शाह आलम सेकंड। कोई डाउट? मतलब वो फोर्ट इन्हें दे दो, शाह आलम सेकंड को। ये ट्रीटी कर रहे थे ये नवाब ऑफ अवध के साथ। देखो डायरेक्ट नहीं ले रहे थे ये लोग, क्यों? हो सकता है बगावत ज्यादा हो जाए या कुछ हो जाए, या देखो हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग रूल एंड रेगुलेशन से चलने वाले हैं। एक ये भी इमेज क्रिएट करना चाहे थे। ठीक, तो एक काम करो, तुम इनके ही तो अधीन में हो, आखिर तुम इन्हीं के उसके लिए कर भी रहे थे, तो एक काम करो इन्हीं को दे दो। ठीक, यहां तक बात समझ आई? दूसरा, भाई ये जो वॉर इंडेमनिटी हुई है में जो इतना खर्चा हो गया हमारी लड़ाई करने में और सब में, तो उसमें एक काम करो, तुम हमें 50 लाख रुपीस दो एज अ वॉर इंडेमनिटी। ठीक है, एज अ वॉर कंपनसेशन हमें 50 लाख रुपीस दो। ठीक, तीसरा, जो बनारस का जमींदार था बलवंत सिंह, उसे तुम अपनी सारी जमींदारी और प्रॉपर्टी उसे दे दो। शुजाउद्दौला एग्रीड टू गिव बलवंत सिंह, जमींदार ऑफ बनारस, फुल पोजीशन ऑफ हिज स्टेट, मतलब उसकी जमीन वाला, ये स्टेट वाला नहीं, ये वाला स्टेट, रियल स्टेट वाला स्टेट। समझे? अब देखो इसमें भी खुद नहीं लिए, क्यों? वो बंदा किसके लिए काम करता था? ब्रिटिश के लिए। ठीक, और इन्होंने एक अलायंस और किया कंपनी ने, किसके साथ? ही साइन एन अलायंस विद द कंपनी, क्या? बाय विच द कंपनी प्रॉमिस टू सपोर्ट द नवाब अगेंस्ट एन आउटसाइड अटैक, कि अगर तुम पे कोई अटैक करता है, अटैक मतलब मराठा, अगर तुम पे कोई अटैक करता है तो हम सपोर्ट करेंगे, अगर हम पे कोई अटैक हुआ तो तुम सपोर्ट करोगे। लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे बात समझ में आ गई थी, जो इन्होंने एक रूमर फैलाया था, जो इन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि मराठास, अफगानी, ये सब तुम्हारे रियल दुश्मन है, रियल तुम्हारे हैं दुश्मन, ये असली में नहीं, असली में तो हम थे। ब्रिटिश ने उनकी अब आंखें खोल दी। कहां से? और जो दिया था ना भाई, अभी इनकी जब कहानी सुनाऊंगा तब बताता हूं, उसी में इसे कहा गया था
कि तुम हमारे प्रिजनर हो, तुम्हें चाहिए था ना फूड, अब इसी में देखना वर्चुअल प्रिजनर बना के रखा था, अभी पहुंचो वहां तक, ठीक। तो इसने एक ट्रीटी साइन करी कि अगर द एनिमी प्रॉमिस टू सपोर्ट द नवाब अगेंस्ट द आउटसाइड अटैक, ठीक। और जो रियल एनिमीज थे, जो ये माइंडसेट था कि नहीं मराठाज हमारे रियल एनिमीज हैं और अफगान हमारे रियल एनिमीज हैं, अब इनसे उनका रेस्ट पता लग गया कि कौन रियल था कौन क्या था, ठीक। अब आओ इन पे दूसरे वाले पे, ट्रीटी ऑफ शाह आलम। नहीं, ट्रीटी तो चल ही रही है, ये इलाहाबाद ट्रीटी के अंदर दो ट्रीट ये सब हो रही हैं, दोनों से अलग अलग करिए। अब तक क्या था, कारा और इलाहाबाद फोर्ट किसे ट्रांसफर कर दिया था, शाह आलम को, ठीक। अब इन भाई साहब को पकड़ते हैं, इन्हें कहते हैं कि ठीक है तुम इलाहाबाद में उस फोर्ट में रहो, रिसाइड एट इलाहाबाद, ठीक है, जो तुम्हें नवाब ऑफ अवध ने दे रखा है, ठीक। और तुम यहां पे कैसे रहोगे, वर्चुअल प्रिजनर बनके घूमो फिरो, लेकिन इससे बाहर नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से अब क्या किसका है ये, ब्रिटिश का, ठीक। अब इन्होंने कहा कि तुम तो एम्परर हो, बादशाह हो, ठीक है, तो एक काम करो, एक फरमान जारी कर दो। फरमान में क्या, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की, ठीक, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए पे वो हमें दे दो और 26 लाख रुपए अपना एनुअल ले लो, ठीक। ही इशू अ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ल्यू ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹26 लाख। तुम लोगों को लग रहा हो ना 26 लाख में इस बार तो ज्यादा दे दिए, बट एक चीज देखो, दीवानी ले रहा है 3 जगह की, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और उसके अगेंस्ट में 26 लाख रुपीस की, ठीक। इन्होंने कहा कि एक प्रोविजन बनाया उसके साथ कि एडमिनिस्ट्रेशन का जितना काम होगा तुम देखोगे, मींस रोड बनवानी हो, कुछ लोगों के काम कराने हो, सुनो तो, रोड बनानी हो, कुछ लोगों के काम कराने हो, किसी भी टाइप का पब्लिक अफेयर्स जो हो, सब कुछ हो, वो तुम मैनेज करो, उसके लिए हम तुम्हें 53 लाख रुपीस देते हैं, ठीक। अब तुम सोच सकते हो इतना बड़ा बंगाल रीजन चलाना हो 53 लाख रुपए में, और उसमें भी 2 साल बाद इन्होंने 33 लाख कर दिए, ठीक, क्लियर। अब अच्छा, तुम में से किसी ने ये नहीं पूछा कि इसका क्या हुआ, ये कलकत्ता की रोड पर भिखारी बन के घूमता रहा एज अ बैगर, और 1777 में मर गया एंड डाइड इन जून 1777। अब देखो, हिस्टोरियन कई कहते हैं ये सही में कलकत्ता की रोड पे भीख मांग रहा था, तो लोगों ने भी छोड़ दिया, वैसे बिना खाए पिए मर गया। कई लोग कहते हैं ऐसे भाग गया, इसके पास कुछ था नहीं, वैसे ही चलते चलते मर गया। कई कहते हैं हमें तो मिला ही नहीं, इसके एविडेंस ही नहीं मिलते कि था भी कि नहीं था, कहाँ चला गया। तो लेकिन बेसिकली जो अकाउंट्स में ब्रिटिश और सब में है, वो पकड़ा ही नहीं गया। इनके पास तो ये था कि ठीक है, वो ही लड़ाई करके भागा था ना, तो वो ही करा, हम तो यहीं थे, तो ये चुपचाप बैठे रहे, वेट करते रहे रॉबर्ट क्लाइव का। ये कुछ नहीं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे। इसीलिए कहते हैं अगर एक गलत कंपनी में चले जाओ, गलत संगत में चले जाओ, तो अच्छा खासा ही बैठा था, और ये भी भाग के आके कुछ नहीं तो चुपचाप तो था ही। फैजाबाद के पास एक जगह थी, वहीं रह रहा था, अब वर्चुअल प्रिजनर बन के रह रहा था, दीवानी दे दी अपनी, सब कुछ गया। और जिस आदमी जो आया था इन्हें कि ये मिलेगा वो मिलेगा, वो खुद भिखारी बन गया, और इन दोनों के पास भी कुछ नहीं बचा, ठीक। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा इस बैटल का,
पूरा नॉर्थ इन्होंने कैप्चर कर ही लिया। ठीक, इन दिस वॉर द ब्रिटिश डिफीटेड द देन मोस्ट पावरफुल नवाब ऑफ नॉर्थ इंडिया, सबको हरा दिया जितने भी थे। ठीक, देयरफॉर दिस विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश वर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट थी। अब तक क्या थे ये लोग? एज अ ट्रेडर, अब क्या हो गए? पॉलिटिकल एंटिटी बन गए। ठीक, तुम क्यों हंस रहे हो? सर इसके पापा ने मम्मी कुछ नहीं करी। As a result of this war, not only did the British take control of Bengal and Bihar, but the road to Delhi. अब दिल्ली का भी दरवाजा इनके लिए खुल गया। ठीक, अब मुगल किस पे डिपेंड हो गए? ब्रिटिश पे। ठीक, आफ्टर दिस वॉर मतलब मुगल के साथ इनका एक एग्रीमेंट ही हो गया था कि अब तुम अपनी आर्मी तो डिस्बैंड ही कर दो। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस इनके क्या थे? दीवानी ऑफ बंगाल एंड बिहार वॉज गिवन टू द ब्रिटिश। ठीक, अब द ब्रिटिश कॉज ग्रेट डैमेज टू द रेंट सिस्टम, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑफ बंगाल। ठीक, अब एक ट्रीटी है, द ट्रीटी ऑफ 1765 मेड द कंपनी क्या बना दी थी? लॉर्ड ऑफ बंगाल बना दिया था इन्हें 1765 की ट्रीटी ने। तो बैटल ऑफ बक्सर ने इन्हें क्या दे दी थी? एक तरीके से इंडिया की रूल करने की चाबी। अगर सही मायनों में पूछा जाए कि कैसे ब्रिटिश ने रूल किया था, तो प्लेसी और उसके बाद बक्सर, इसके बाद से तो ब्रिटिश। देखो, एक चीज होती है पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उससे इन्हें बस एक चीज चाहिए थी, ये वाला पी चाहिए था, इन्हें आग नहीं चाहिए थी। पावर चाहिए थी, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो इन लोगों के हिस्से डाल दी थी कि तुम 53 लाख में चलाओ, फिर 33 लाख में चलाओ। और 1770 में इनका ही रिजल्ट था, इन्हीं का मिसमैनेजमेंट था। ये अपने आप को बहुत सुपीरियर कह लें कि हम बहुत अच्छे थे शासक, एज अ रूलर या कुछ, या हमारी होगी इनकी दूसरे को हराने में कुछ भी, बट एज अ गवर्नमेंट या एज अ रूलर ये फेलियर थे। 1770 में एक फेमाइन आया था जिसमें 1/3 पॉपुलेशन ही खत्म हो गई थी बंगाल की। 1/3 पॉपुलेशन वर फिनिश्ड 1770 में, 1770 में। ठीक, इसके बाद एक नहीं, देखो वो लोग कैसे मरे, कोई अटैक नहीं हुआ उन पे। तुम एक चीज देखो, वो भूखमरी से मरे। तुम कई ऐसी एनसीईआरटी में भी पिक्चर देखो, कुछ देखोगे बिल्कुल माल न्यूट्रिशन के शिकार हुए लोग, ऐसे जिनकी हड्डियां भी से पतली पतली हो गई। सोचो थाई जो इतनी हैवी होती हैं, वो तुम्हारी इस कलाइयों से भी कमजोर, उंगलियों के माफिक आ गई थी। ऐसा हाल हो गया था लोगों का। लोग कहते थे ना कि 206 बोन्स होती हैं, उन लोगों को देख के तुम गिन सकते थे। इस लेवल तक लिया। सोचो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा कितने दिन से खाने को, और किस सिचुएशन में आके मरे होंगे। तो ये एज अ रूलर ग्रैंड फेलियर थे। ठीक, उसके बाद ड्यूल गवर्नमेंट बनाता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, उसे उस मेंबरशिप से ज्यादा यहाँ अच्छा लगता था।
1965 से 72 तक 7 इयर्स के लिए क्या बनाते हैं? ड्यूल गवर्नमेंट। अरे 1765, मैं ज्यादा ही आगे आ गया। ठीक है, 7 इयर्स की क्या बनाते हैं? ड्यूल गवर्नमेंट। अब जो तुम पूछ रहे थे ना कि इन्होंने क्यों नहीं करा, उसका आंसर इसी में था। द रूल ऑफ टू, द कंपनी एंड द नवाब, कि कह रहे ठीक है हम दोनों साथ रूल करेंगे, कंपनी भी और नवाब भी। इन दिस रूल बोथ द दीवानीज, मतलब कलेक्टिंग रेवेन्यू और निजामत किसके हाथ में होगी? कंट्रोल द कंपनी। निजामत मतलब पुलिस और जुडिशियल फंक्शन जो होंगे। ठीक, कंपनी एक्सरसाइज दीवानी राइट एज द दीवान एंड द निजामत राइट थ्रू इट्स राइट टू नॉमिनेट। उन्होंने अपना ही नॉमिनेट कर रखा था क्या? डेप्यूटी सूबेदार, उनके थ्रू ये रूल करते थे। ठीक, द कंपनी एक्वायर्ड द दीवानीज फंक्शन फ्रॉम द एम्परर, ले चुके थे एम्परर से। ठीक है, एंड निजामत फंक्शन कहां से लिए थे? वो किससे लिए थे? सूबेदार ऑफ बंगाल से। ठीक, अरे सब उसमें ही होते हैं, जैसे गवर्नर होते हैं उसके छोटे सूबेदार। ठीक, अब ये 7 ईयर तक ये अरेंजमेंट चलता रहा। ठीक, तो अब क्वेश्चन आता है कि इस अरेंजमेंट को, जब मैंने कहा 7 ईयर तक चलता रहा, तो इसका मतलब किसी ने अबॉलिश किया होगा। किसने अबॉलिश किया? तुम्हें पता था कि बच गई हो? पता था, नोट्स पढ़ते हैं। तो 7 ईयर के बाद किसने इसे अबॉलिश कर दिया? वैरन हेस्टिंग ने। वैरन हेस्टिंग कौन था? वैरन हेस्टिंग कौन था? देखो ये सबसे सेफ आंसर था। वैरन हेस्टिंग कौन था? ब्रिटिश है। ये सबसे सेफ आंसर था, कोई बताने की जरूरत नहीं कि गवर्नर था क्या था। चलो घर से जाके देख के आना भाई। तुम्हारे उसमें फेमाइन आ गया, सब कुछ आ गया और तुम नहीं कर पा रहे थे। अब ब्रिटिशरों को लगने लगा ना कि लोग हमारे उसमें आ गए, बहुत ज्यादा हो गए। ठीक, ये फेमाइन आने के बाद तुम्हारे सपोर्ट में कौन था? ठीक, अब इस पीरियड में इन्होंने क्या किया कि जितने भी ब्रिटिश अथॉरिटी बिगेन टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ द बंगाल, बल्कि ये होना चाहिए था कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं और तुम्हें मिले हैं तो उसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए। तो उन्होंने अगेंस्ट उसके जाके क्या, इंस्टेड ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उन्होंने क्या चूज किया? एक्सप्लॉइट करना उसे स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब क्या होता है इसी के उसमें सिनेरियो में 1770 में आपको दिखता है फेमाइन में, और 1/3 पॉपुलेशन आपकी वाइप आउट हो जाती है। तो ये था आपका बैटल ऑफ बक्सर। मुझे प्लासी क्यों सुनाई दिया? वो ट्रीटी होने के बाद कॉन्सिक्वेंस भी तो आएंगे। ये कब आया था? एक क्वेश्चन बताओ, नोट्स कोई मत देखो। बैटल ऑफ बक्सर से ही है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बंद कर दो बुक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैटल ऑफ बक्सर। अब तुम बताना। ठीक, मीर कासिम fled Bengal in 1763 and formed an alliance with Mughal Emperor Shah Alam II and Sujau-Dowla of Awadh। सही है? अवध का ही तो था।
सुजाउद्दौला किसका था? अवध का था ना, ये लिखा भी है, अवध नवाब, सुजाउद्दौला ऑफ अवध। The combined forces were defeated at the Battle of Buxar in 1764 and the Treaty of Allahabad was signed in 1765। देखो ये पहली ट्रीटी तुम लोग देखोगे कि बैटल तो 1764 में खत्म हो गई, बट ट्रीटी 1765 में हुई। नहीं तो हमेशा ऐसा ही होता था कि ट्रीटी पे ही वॉर खत्म होती थी। ये वॉर खत्म हो गई, ट्रीटी होने में 1 साल लग गया, 8 महीने लग गए। सर नहीं आया था ना अभी। According to the Treaty of Allahabad, Shah Alam II granted the company the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha। तीनों सही? ठीक, चलो एक क्वेश्चन तो कर लिया तुम लोगों ने। पिछली बार पूछा था नहीं? हेडिंग डालो, बैटल ऑफ प्लासी, वो बक्सर। थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लेना बस, जो तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स के लिए, ठीक? कौन से? तुम लोग लिख के आ गए थे बैटल ऑफ बक्सर के? वो लिख लिया ना अपने हाथ से, कौन सी? ठीक है, लिखो बैटल ऑफ बक्सर 1764। वॉर दोनों समझ में आ गई थी ना? जितने भी नेम थे वो क्लियर थे ना? इमोशनल उसकी जगह नहीं है हिस्ट्री में, ठीक है? द टसल बिटवीन नवाब्स एंड कंपनी led to the outbreak of wars। The tussle between Nawab's company led to the outbreak of war between them। मैं ज्यादा स्पीड से बढ़ा रहा हूं क्या? ठीक है। This was heading डालो, the battle joint effort of Shah Alam II and Mir Qasim। मैंने क्या बोला? द बैटल तो बोला बस। जॉइंट एफर्ट ऑफ दिस वॉज द मोस्ट डिसिसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मोस्ट डिसिसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? उसके बाद पॉइंट में लिखो वो बैटल क्या थी, द बैटल करके joint efforts of Emperor Shah Alam II, Mir Qasim and Sujaud-Dowla। क्या हुआ था? मीर कासिम कहां गया? मीर कासिम fled to अवध। मीर कासिम fled to अवध and form an alliance with Nawab of Awadh, Sujaud-Dowla and Mughal Emperor Shah Alam II। ठीक। In this battle, combined force of 3 power. In this battle, the combined force of 3 power clash with
clash with British forces led by prominent officer मेजर हेक्टर मुनरो कब? On 22nd October 1764. The combined army of Mir Qasim, Nawab of Awadh and Shah Alam II were defeated by the English forces under Major Hector Munro. अब इसमें देखूंगा तुम्हारी स्किल लिखने की। मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, वो स्टेटमेंट तुम्हें पता भी है, लिख लिया? सही बताना, ऐसा नहीं कि मैंने बस पूछ लिया तो लिख लिया। पॉइंट लिख लिया? रौनक लिख लिया या रिपीट कर दूं एक बार? करूं? पता है अगर पूछूं कह दिया तो फंस जाऊंगा, है ना? ठीक। तो मीर कासिम एट द एंड फेलियर रहा अपना थ्रोन बचाने में, ठीक, प्रोटेक्ट हिज थ्रोन में वो फेलियर रहा। अब द बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीटेड, नहीं वो तो एज अ फेलियर रहा ही, वो भी लिख रहे थे तुम, रहने दो। द बैटल ऑफ बक्सर, अब तू पता ही है ना मीर कासिम एज अ वो तो फेलियर रहा ही है। क्या कह रहा है? The Battle of Buxar completed the victory and domination of the British in Eastern India. लिखो रिजल्ट हेडिंग, इस वॉर के क्या रहे रिजल्ट? हैंडिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट टू द ब्रिटिश, हैंडिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट टू द ब्रिटिश, ठीक। मीर जाफर who was made नवाब इन, कब बनाया नवाब? मीर जाफर को मैंने बताया नहीं था, फिर सीनियर सिटीजन से पूछा था आर यू स्टिल अलाइव, तो उसने हाथ खड़ा कर दिया था। 1763, जब भागेगा तभी तो बनेगा। एग्रीड टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कौन कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट थी? बुर्दवान, ठीक। चार बार बोला लिखा होगा शायद, जब मैं कह देता हूं ना लिखा होगा वो ही नहीं मिलता मुझे। मिदनापुर, बुर्दवान, चिटगांव, मिदनापुर, ये कहाँ है इस समय? बांग्लादेश में। टू द इंग्लिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी, लिख लिए तीनों? कौन कौन से लिखे? तुम्हें कब देना है? ठीक है, 2 भी याद थे तो ठीक ही है तब तक। लिखो द इंग्लिश वर ऑल्सो परमिटेड
फ्री ट्रेड इन बंगाल, फ्री ट्रेड इन बंगाल। बस हाँ, वो एक चीज बताना भूल गया था, 2% देते थे किस पे, नमक पर, सॉल्ट पर। एक्सेप्ट लिखो, एक्सेप्ट उसमें लिख लेना, एक्सेप्ट फॉर अ ड्यूटी ऑफ 2% ऑन किस पे, सॉल्ट पे, नमक पे 2% की ड्यूटी होती थी। क्लियर? अब देखो, मीर जाफर मर जाता है, ठीक, उसका बेटा जो होता है 16-17, उसी को ये लोग नवाब बना के काम चलाना चालू हो जाते हैं, ठीक। लिखो, आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर, मीर कासिम की नहीं कह रहा मैं, मीर जाफर की, हिज माइनर सन नजीमुद्दौला, नजीमुद्दौला सोलह साल का होता है वो, उसे क्या बना देते हैं, नवाब। मीर जाफर बोल रहा हूं मैं, आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर। कासिम कौन था? किसका? वो सन ये तो बोल रहे अब सुनो सुनो सुनो, मिरान, मिरान इसका बेटा था जिसने उसे मार दिया था सिराजुद्दौला को। तुम लोग इमोशनल ज्यादा हो जाते हो किसी के पर्सनल लाइफ में, ठीक है। 16 इयर्स का था तो इसे नवाब बना दिया, ठीक। जो मीर जाफर को हटा के इसका बना ये 1765 में, हाँ। अरे अब तक नवाब कौन था? जब वो भाग गया, मीर कासिम भाग गया, मीर कासिम के बाद किसे बना दिया दोबारा से, मीर जाफर को। तो मीर जाफर भी मर जाता है तो उसी का एक 16 साल का बच्चा होता है, उसे बना देते हैं। इन्हें चाहिए था पपेट, इन्हें चाहिए था पपेट, ऐसा छोटा सा बच्चा। उसमें भी एक मर जाता है बीच में, एक और मर जाता है इनका इसी बीच में, फिर ये बनाते हैं, ठीक। तो इस ट्रीटी में होता क्या है ये तो सुन लो। इस ट्रीटी में क्या कहते हैं कि ठीक है, अब 16 साल का बच्चा क्या आर्मी को डायरेक्शन देगा और सब, तो वो क्या कहते हैं, बाय दिस ट्रीटी नवाब वाज टू डिसबैंड द आर्मी। डिसबैंड द आर्मी मतलब अपनी आर्मी अब खत्म कर दो, ठीक। लिखो, by this treaty Nawab was to disband most of his army and administrator Bengal with a deputy सूबेदार। अब सूबेदार को कौन अपॉइंट कर रहा था? ब्रिटिश। ब्रिटिश। द सूबेदार वॉज टू नॉमिनेटेड सूबेदार को कौन अपॉइंट कर रहा था, नॉमिनेटेड कर रहा था? बाय द कंपनी। और इसे उस समय का जो होंगे नवाब, वो इसे सस्पेंड नहीं कर सकता था विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। लिखो, बाय द कंपनी एंड हु कुड नॉट बी डिसमिस विदाउट द कंपनीज अप्रूवल। क्लियर? विदाउट द कंपनीज अप्रूवल।
तुम लोगों का सी सेट हो गया अच्छे से? प्रैक्टिस करके रखो। ठीक, अब लिखो आफ्टर मैथ ऑफ बैटल। आफ्टर मैथ ऑफ बैटल। इसी में तो लेटर जाता है और रॉबर्ट क्लाइव आता है। रॉबर्ट क्लाइव भी बहुत गंदी मौत मारा था, ये बाद में बताऊंगा। इन द समर ऑफ 1765 Clive came back as a governor of Bengal. He decided to seize the chance of power in Bengal. He decided to seize the chance of power in Bengal and gradually transfer the power in Bengal to the company. And gradually transfer the power in Bengal कैसे? To the company. अब लिखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आफ्टर defeat defeat at Buxar, Sujauddaulah after defeat at Buxar, Sujauddaulah and Emperor Shah Alam II after defeat at Buxar, Sujauddaulah and Emperor Shah Alam II were forced to sign the Treaty of Allahabad. इसमें दिखाता है क्लाइव अपनी डिप्लोमेसी। ठीक, तो लिखना एक साइड पहले लिखो ट्रीटी विद सुजाउद्दौला, और ब्रैकेट में लिख लेना नवाब ऑफ अवध। ठीक, ट्रीटी विद नवाब सुजाउद्दौला। तो पहली ट्रीटी क्या करते हैं वो लोग? कारा और इलाहाबाद वाला फोर्ट किसे दिलवा देते हैं? एम्परर शाह आलम सेकंड को। नवाब सुजाउद्दौला to surrender Allahabad and Kara to Emperor Shah Alam II. To Emperor Shah Alam II. दूसरा, as a war indemnity कितना देना होता है? 50 lakhs। लिखो सुजाउद्दौला agrees, Sujaud-Daula agreed to pay the 50 lakhs rupees for war damage या war indemnity to the British। ठीक, उसके बाद क्या होता है? बलवंत सिंह को अपनी जमींदारी और जमीन वो सब उसे प्रॉपर्टी मतलब अपनी एक तरीके से बलवंत सिंह को दे देता है। लिखो सुजाउद्दौला एग्रीड टू गिव बलवंत सिंह कौन था उस समय? जमींदार ऑफ बनारस। ठीक, सुजाउद्दौला एग्रीड टू गिव बलवंत सिंह, ब्रैकेट में लिख लेना जमींदार ऑफ बनारस, उसे क्या दे देता है? फुल पोजीशन ऑफ हिज स्टेट। फुल पोजीशन ऑफ हिज स्टेट। फुल पोजीशन ऑफ हिज स्टेट। क्लियर? कहीं स्टेट लिख के बैठे हो?
4th पॉइंट लिखो, he signed an alliance with the company by which the company promised to support the Nawab against outside attacks, provided he paid for the service of the troops, ठीक। अब लिखो ट्रीटी विद शाह आलम सेकंड। उस ट्रीटी में क्या हुआ था? शाह आलम एग्रीड टू रिसाइड एट इलाहाबाद टू बी सीडेड किसने दिया था? टू बी सीडेड टू हिम बाय द नवाब ऑफ अवध। समझ में आया? अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन क्या बन के रह गया था? ही रिमेन अ वर्चुअल प्रिजनर, ठीक, लिखो ही रिमेन अ वर्चुअल प्रिजनर ऑफ इंग्लिश। सेकंड पॉइंट लिखो, ही इशू अ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ किसकी? दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC लिख लेना, पूरा मत लिखा करो। टू द ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी एनुअल पेमेंट में? इन ल्यू ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख। आज तुम सही कॉपी में लिख रहे हो, A4 शीट वाली टाइप में करो तुम। मैं देखा था उस दिन। अच्छा, देखो अब तुम पे सार्केज्म हो रहा है। कोई नहीं, इससे ऐसा उतारो, कम से कम 2 बार जाता होगा तो दिमाग में कुछ तो रह रहा होगा। मैं तो बस तुमसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें ये पता लगे कि कुछ लड़ाई हुई थी, उनमें 2-4 लोग थे, ऐसे पूरा नहीं, लेकिन तुम दोनों से पूरा कर रहा हूँ कि सब आना चाहिए, ठीक। बाकी सबको सब आ जाए तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि खाली गुड्डे की तरह के बैठ गए, ठीक। लिखो, अ प्रोविजन ऑफ ₹53 lakhs, a provision of ₹53 lakh to the company in return for the Nizamat function, मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस, जुडिशरी वाला, ठीक। ये तो दिया था ना कंपनी के बंगाल पे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन ऑफ 53 lakh to the company। और लास्ट में घटा के 33 कर दिया था। तो फ्रॉम वुमन पहला पॉइंट रहने देना, नहीं सही वही वाला है जो बताया था कि 53 लाख रुपए दिए थे, बाद में उसे 33 लाख कर दिया था, ठीक। इन रिटर्न फॉर द निजामत फंक्शन,
निजामत तो ब्रिटिश बंद करना। सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल, क्या हुआ था सिग्निफिकेंस? अब इनकी जो सुप्रीमेसी थी पूरे नॉर्थ इंडिया में, सुप्रीमेसी इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। इन दिस वॉर द ब्रिटिश defeated the then most powerful Nawab of North India. Therefore, this victory of the British was very important from the political point of view, ठीक। इसके बाद कोई 2-3 पॉइंट और हैं, डिपेंडेंस ऑफ द मुगल्स, ये सब लिख लेना नोट्स में, ठीक। ब्रिटिश आर्मी इंक्रीज मतलब उसने, फिर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस थे। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या थे? दीवानी ऑफ बंगाल एंड बिहार किसे दे दी गई थी? ब्रिटिश को, ठीक। ड्यूल गवर्नमेंट की हेडिंग डाल लेना। ड्यूल गवर्नमेंट कब से कब तक थी? 1765 टू 72। इसमें लिखो, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट, दैट इज द रूल ऑफ द टू, द नवाब एंड कंपनी। द नवाब एंड द company. In this rule, both the Diwani, Diwani मतलब collecting revenues, and निजामत, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन किसके अंडर में था? केम अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी, ठीक। मतलब जहां से पैसा हो, जहां से दबंगई हो, वो सब इनके पास था, और जो करने वाला काम हो, सब कुछ मेहनत वाला, वो सब उनके पास, ठीक। द कंपनी एक्वायर्ड द दीवानीज फंक्शन फ्रॉम द एम्परर। द कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी फंक्शन फ्रॉम द एम्परर एंड निजामत फंक्शन किससे लिया था? सूबेदार ऑफ बंगाल, ठीक। Warren Hastings abolished dual system government in 1772, ठीक। वो मैंने नोट्स में दे रखे हैं कि 1770 में जो फेमाइन ब्रोक हुआ था बंगाल में, उसमें 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी, ठीक, बंगाल की। क्लियर?